4 तारीख को आप जब वोटों की गिनती होगी तो आप देखेंगे कि मोदी जी की सरकार को इस देश की जनता ने नकार दिया है। कभी हिंदू मुसलमान, कभी शमशान कब्रिस्तान, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, और अब तो एक नया ट्रेंड, नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि लव जिहाद चलाया जा रहा है, लैंड जिहाद चलाया जा रहा है, और अब वोट जिहाद भी चलाया जा रहा है। मैंने साफ पार्टी से कहा है कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, ना मैं किसी पद की लालसा के लिए इन मुद्दों को उठा रहा हूं। ये समाज की भावना है। भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी का नेतृत्व मुबारक हो, लेकिन इस देश की जनता ने अब रिजेक्ट कर दिया है। मराठी माणसाला रस्त्यावर वारेवर सोडायचंय का? हा, मुंबई आणि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराजाची धरती है। शिवसेना उबाटा गट के जो वरिष्ठ नेता है संजय राउत जी ने साफ तौर पर कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनना चाहिए। हमारे बीच महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष पूर्व मंत्री नसीम खान साहब हमारे बीच हैं। नसीम भाई, आप हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नसीम भाई को आप लोगों ने देखा होगा, पिछले 15 दिन से काफी चर्चा में रहे। टीवी और अखबारों के पहले पन्ने पर इनकी खबरें छपती रही। पिछले 40 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टी के कुछ नेताओं के कुछ फैसले से उनको कुछ नाराजगी थी। उनको आपत्ति थी कि अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस के साथ हमेशा खड़ा रहा, अभी आज भी खड़ा है, संकट की घड़ी में भी कांग्रेस के साथ खड़ा है, लेकिन जब उनको देने की बात आती है तो पार्टी कहीं न कहीं उनके साथ नाइंसाफी करती है। उनका कहना था कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से एक अल्पसंख्यक समाज को मिलना चाहिए। वो भी टिकट के रेस में थे, लेकिन उनका कहना था कि मुझे न मिले तो कोई बात नहीं, कि समाज के किसी न किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए। इनकी शिकायतों को पार्टी ने गंभीरता से लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राहुल गांधी तक सबने माना कि पार्टी को कहीं न कहीं कुछ गलत फहमी हुई है। आगे हम इसको ध्यान रखेंगे। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, चौथा चरण का चुनाव पीक पर है, और नसीम भाई अपनी नाराजगी दूर करके पार्टी के चुनाव प्रचार में पूरी मुस्तैदी से लग चुके हैं। चुनाव प्रचार और इनकी जो नाराजगी थी और पार्टी से मिले आश्वासन, इन सब मुद्दों पर हम नवभारत संवाद में आपसे बात करेंगे। पहले प्रश्न वहीं से शुरू करते हैं कि आपकी नाराजगी थी, ये सब ने देखा, सबने पढ़ा, पार्टी से क्या आश्वासन मिला कि वापस आप काम करें? देखिए, सबसे पहली बात कि मेरी व्यक्तिगत नाराजगी उसमें नहीं थी टिकट ना मिलने से। नाराजगी हमारे उत्तर भारतीय समाज की थी, उत्तर भारतीय संगठनों की थी, महाराष्ट्र भर के अल्पसंख्यक समाज की थी, अल्पसंख्यक समाज के संगठनों की थी। चूंकि मैं कांग्रेस का एक सीनियर लीडर हूं और लोगों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त करना शुरू किया पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई सहित महाराष्ट्र में, चाहे विदर्भा हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, कोकण हो, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि कहीं ना कहीं पार्टी से कुछ नजरअंदाज पार्टी ने कुछ कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय और अल्पसंख्यक समाज को किया। और एक बड़ा वर्ग है मुंबई एमएमआर रीजन और महाराष्ट्र के अंदर, चाहे विदर्भा हो, मराठवाड़ा हो, तो इस चीज को मुझे भी एड्रेस करना चाहिए पार्टी हाईकमांड को, और ताकि पार्टी हाईकमांड इसको गंभीरता से संज्ञान में ले और दोबारा इस तरह की गलती ना हो। क्योंकि अगर इस तरह की चीजें बार बार दोहराई जाएंगी तो समाज कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज होगा, दूर होगा, टूटेगा, और हम जैसे नेता ये कभी नहीं चाहेंगे, हम जैसे कार्यकर्ता ये कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी देश में कमजोर हो। एक तरफ राहुल गांधी जी अपनी जान को हथेली पे लेके, अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, पूरे देश को जोड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, न्याय यात्रा के माध्यम से देश में अलग अलग वर्ग के लोगों की समस्याओं को लेकर, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, सबके मुद्दों को लेकर मजबूती से देश में आपने देखा होगा कि कई सालों से लड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी का नुकसान होना अनुचित होगा, इसलिए मैंने उस विषय को गंभीरता से लिया और पार्टी आला कमान को मैंने चिट्ठी लिखी। और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी में जो एक लोकतंत्र है वो आज भी जिंदा है और कायम है।
और हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, चाहे राहुल गांधी जी हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हों, वेणुगोपाल जी हों, महाराष्ट्र के हमारे प्रभारी हों, महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस के सीनियर लीडर हों, सब ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया और कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये चूक हुई है। और उसके ऊपर आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पर सफाई भी दी, उस पर क्लेरिफिकेशन भी दिया प्रेस के माध्यम से कि गठबंधन की राजनीति के कारण इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है महाराष्ट्र में और दोबारा इसका ख्याल रखा जाएगा। और कांग्रेस की हमेशा से ये लाइन रही है, नीति रही है कि सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी समाज, उनको चाहे पार्टी के अंदर संगठन की जवाबदारी हो, चाहे विधानसभा का टिकट हो, लोकसभा का टिकट हो, सरकारें बने तो मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी का मामला हो, देश की सरकार बने तो उसमें मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी का मामला हो, तो ये हमेशा से कांग्रेस की एक परंपरा रही है, तो वो कायम रहे और वो दोबारा इस चीज को गंभीरता से इस पे देखेंगे और इस तरह की चीजें ना होंगे। इसको संज्ञान में लिया और मुझे खुशी हुई और मैंने राहुल गांधी जी से मुलाकात करने के बाद मैंने जो अपना जो समाज की भावना जो मैंने रखी थी उससे अवगत कराया और उसके बाद मैं फिर से पार्टी के काम में लग गया हूं और पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर पार्टी को जिताने के लिए प्रयास कर रहा हूं। और जितने भी हमारे महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हों, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हों या शिवसेना के उम्मीदवार हों या राष्ट्रवादी के उम्मीदवार हों, तीनों पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपकी मांग को किसी ने गलत नहीं ठहराया, पार्टी ने भी माना कि आपकी भावना सही है कि जो लड़ाई पार्टी के अंदर लड़नी चाहिए और मीडिया मंच पर ला करके इसको लड़ाई लड़े, इसको कितना जायज समझते हैं? देखिए, पार्टी फोरम पे ही बात होनी चाहिए। अब वो बातें कहीं ना कहीं आप सारे मीडिया के लोग इतने आजकल सक्रिय रहते हैं कि हमारे अंदर क्या खाना पक रहा है वो आप लोग झांक लेते हैं और झांक लेते हैं तो उसके बाद फिर वो घेर लेते हैं कि नहीं ये खाना क्या है, इसमें नमक कैसे डाला गया और इसमें मसाला कैसे डाला गया। तो मीडिया में सारी चीजें आई। बहरहाल मैंने जैसे कहा कि हमारी पार्टी में एक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक पार्टी है, तानाशाही चलाने वाली या चलने वाली पार्टी नहीं है, तानाशाही का विरोध करने वाली पार्टी है। तो ये एक हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, कांग्रेस पार्टी में ही ये आपको मिलेगा और कहीं ये नहीं मिलेगा। और पार्टी हाईकमांड ने उसको संज्ञान में लिया और बड़े अच्छे ढंग से उस चीजों को उन्होंने उस निर्णय लिया है। नहीं, आपको नहीं लगता कि देश लेवल पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ जिस तरह से इंडिया अलायंस बना है और एक मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, इस तरह के अचानक मीडिया में इस तरह से आने से ये इंडिया गठबंधन पर कहीं ना कहीं इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा आपको नहीं लगा? उल्टा कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को मेरे इस विषय को एड्रेस करने से और पार्टी के जिस तरह से गंभीरता से पार्टी ने संज्ञान लिया है उससे फायदा हुआ है। क्योंकि समाज को, जो समाज आहत हो रहा था, जो समाज प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने लगा था, लगभग 273-74 लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में राजीनामा दे दिया था, त्यागपत्र देने की शुरुआत कर दी थी, बयान देने लगे थे। कम से कम उनको, जो नाराज वर्ग था, उनको ये तो लगा कि कांग्रेस पार्टी में एक लोकतंत्र है और कांग्रेस पार्टी में हमारा एक लीडर है जो हमारी बात को मजबूती से पार्टी के अंदर भी रखता है, सरकार में भी रखता रहा है और पार्टी के बाहर भी रखता है। तो इसके माध्यम से उल्टा जो नाराज वर्ग था उसको हमने जोड़ा, वो संतुष्ट हुआ और इंडिया गठबंधन को और इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। और आप देखेंगे कि पार्टी भारी बहुमत से महाराष्ट्र में 48 में से 35 से ज्यादा सीटों पर चुन के आएगी। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि यदि केंद्र में इंडिया की सरकार आती हो, इंडिया गठबंधन आपको बोलती भी नहीं है, तो क्या वो कह रहे हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो भी मुसलमानों को दे दिया जाएगा? देखिए, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी वर्ग का नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है। मुझे दुख है कि इस तरह की बातें चुनाव में इतने निचले स्तर पर जाकर प्रधानमंत्री जी के मुख से अगर आती है देश में तो उसका संदेश भी गलत जाता है। आखिर आप झूठ कितना बोलना चाहते हैं? आप पिछले 2013 से यही राग अलाप रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान, कभी शमशान कब्रिस्तान, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, और अब तो एक नया ट्रेंड, नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि लव जिहाद चलाया जा रहा है, लैंड जिहाद चलाया जा रहा है और अब वोट जिहाद भी चलाया जा रहा है।
तो इस तरह का नेरेटिव बनाना आप कितनी बार बनाएंगे? आप देश में 10 साल तक आपने देश में राज किया है, देश की जनता ने भर भर के आपको आशीर्वाद दिया है, वोट दिया है, आप पे विश्वास व्यक्त किया था कि महंगाई खत्म हो जाएगी, आप पर विश्वास किया था कि बेरोजगारी देश की खत्म हो जाएगी, किसानों ने भरोसा जताया था कि हमको दुगना हमारे माल का हमारे उसका लाभ मिलेगा, कीमत मिलेगी। जो हमारा मध्यम वर्गीय कारोबारी था उसको लगा था कि हमको सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा के नाम पर आपने उसके ऊपर जबरदस्ती जीएसटी टैक्स लगाया। किसानों को उनके माल की कीमत देने के नाम पर किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अगर वो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं तो रास्तों में कील ठोकने का आपने काम किया, उनको नक्सलवादी कहा आपने। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। आज देश की जनता देश के प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये सुनना चाहता है कि 10 साल हमने आपको दिया, जीवन का 10 साल बहुत बड़ा होता है, इस 10 साल में आपने क्या हमारे लिए किया? क्या महंगाई खत्म की? आप महंगाई पे चर्चा करिए। देश की जनता ये चाहती कि चुनाव चल रहा है, जो पार्टी 10 साल में सत्ता में थी, 10 साल में उसने क्या किया है वो हमें बताए। क्या नौजवानों की बेरोजगारी खत्म हुई? क्या किसानों को उनके माल का दुगनी कीमत मिली? क्या महिलाओं की सुरक्षा हुई? आपने देखा होगा कि मणिपुर में हमारी महिलाएं बहनों को निवस करके घुमाया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी उस पर आपत्तिजनक बात नहीं की, उसका निषेध भी नहीं किया। जाने की बात तो दूर रही, सार्वजनिक तौर पर उसको कंडेम भी नहीं किया, उसकी भत्सना भी नहीं की। क्या आप भारत जैसे इस महान देश में, लोकतांत्रिक देश में यह उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की परिस्थिति देश में पैदा हो? आज राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी नेता, चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों, वो देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि 3 चरण का मतदान हो चुका है, मैं भी महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में गया हूं, मैंने भी देखा है जिस तरह से समर्थन हर समुदाय का, हर समाज का कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को मिल रहा है। निश्चित तौर पर मोदी जी की सरकार आने वाले 4 जून को इस देश से बाहर जाएगी। आप चाय पीजिए, तब तक हम एक सवाल भी पूछें। बोलिए ना। कि मोदी जी का ये कहना है कि भाई आपके पास तो प्रधानमंत्री का फेस ही नहीं है, ये 5 साल में 5 पीएम बनाएंगे और इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है पीएम का। देखिए, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन में इतने सारे नेता हैं, इतने सारे नेता हैं, कुशल नेता हैं, जो इस देश को, देश की जमीन को समझते हैं, इस देश को समझते हैं, देश के लोकतंत्र को समझते हैं, देश के संविधान को समझते हैं। तो फेस क्यों नहीं है? हमें ये बताइए कि इतने सारे फेस हैं। कंफ्यूजन है कि इतने सारे फेस है तो बनेगा कौन? बनेगा ना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। देखिए, देखिए, बिल्कुल उनकी तरफ से मोदी जी क्लियर हैं। भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी का नेतृत्व मुबारक हो, लेकिन इस देश की जनता ने अब रिजेक्ट कर दिया है। अब जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता हैं। राहुल गांधी पे एक मत क्यों नहीं? बिल्कुल एक मत है। कल सार्वजनिक तौर पर मुंबई शहर के अंदर शिवसेना उबाटा गठ के जो वरिष्ठ नेता है संजय राउत जी ने साफ तौर पर कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनना चाहिए। उनके अंदर क्षमता है, काबिलियत है, निस्वार्थ है, सेवा भाव से देश में काम कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रखकर इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते कि राहुल गांधी अगले पीएम होंगे? देखिए, इसमें प्रोजेक्ट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब चुनाव होता है, चाहे विधानमंडल का हो, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, सांसद बैठते हैं, विधायक बैठते हैं, विधायक दल का नेता चुना जाता है, संसदीय दल का नेता चुना जाता है, और जब होगा तो चुना जाएगा और प्रधानमंत्री बनेंगे। पुन्हा स्थानिक याच्यावर येतो मुद्द्यावर, तुम्ही ज्यावेळी राजीनामा दिला त्यानंतर खरगेजींचा जो खुलासा आला तो मी पण वाचला होता की आघाडीचा धर्म पाळत असताना अल्पसंख्याकांना उमेदवारी दिली गेली नाही महाराष्ट्रात. असं कोणतं प्रेशर होतं की ज्याच्यामध्ये अल्पसंख्याकांना वगळण्यात आलं? शिवसेनेचं प्रेशर आहे? हे बघा, शिवसेनानी उमेदवारी द्यायची नाही असं? शिवसेना उद्धव ठाकरेजीच्या वतीने, बिहाफ ऑफ उद्धव ठाकरेजी,
संजय राऊतजींनी स्वतः खुलासा केलेला आहे की त्यांची भूमिका ह्या प्रकरणामध्ये काय होती. नंबर 1. नंबर 2, इंडिया गठबंधन जेव्हा अस्तित्वामध्ये आला त्यावेळी हाच आमच्या लोकांचा निर्णय झाला होता की किती सीट कुठला पक्ष लढेल ह्याचं महत्व नाहीये. महत्व हा आहे की भारतीय जनता पक्षाला बाजूला सारण्यासाठी 1 to 1 ची लढा झाली पाहिजे. आणि ही भूमिका घेऊन महाराष्ट्रामध्ये 48 वर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार साहेब, शिवसेना उद्धव ठाकरेजी तिन्ही पक्षांनी बसून निर्णय घेतला आणि त्या निर्णयाच्या सोबत सगळे आहेत. आता विषय तुम्ही जे मांडताय समाजाची भावनाचा, ती एक भावना निर्माण झाली आणि तो स्वाभाविक भावना आहे. आणि मी काँग्रेस पक्षाचा नेता असल्यामुळे माझं कर्तव्य आहे की माझ्या पक्षाच्या विरुद्ध कुठली प्रकारची जर भावना निर्माण होत असेल कुठल्याही समाजामध्ये तर ती भावना केंद्रीय नेतृत्वापर्यंत ती तुम्ही केला पाहिजे. तुम्ही आधीच्या प्रश्नामध्ये ते सांगितलं, म्हणजे पांडेजींशी बोलताना तुम्ही ते सांगितलं की कशा पद्धतीने तुम्ही ते सगळं मांडलं. माझा विषय हा आहे की हिंदू राष्ट्रवाद आणि हिंदू राष्ट्र या दिशेने आपण कुठेतरी चाललेलो आहे का, अशी भीती अल्पसंख्याक समाजाला वाटते का? कारण सेकंड सिटीजन म्हणजे दुय्यम नागरिक असा काही दर्जा तुम्हाला वाटतो का? की आमच्या पक्षामध्ये तो नाहीये. जर आमच्या पक्षामध्ये असा असला असता तर नसीम खान महाराष्ट्र काँग्रेसच्या कार्याध्यक्ष झाला नसता. नंबर 1. जर असा असता तर नसीम खान सारखा माणूस या राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये 5-5 वेळी मंत्री झाला नसता, राज्यामध्ये गृहराज्यमंत्री झाला नसता. तर आमची पक्षाची ही भूमिका नाहीये. आपण जे प्रश्न मांडतायत ही भूमिका भारतीय जनता पक्षाची आहे, कांग्रेसची नहीं. सर अभी जैसा माहौल चल रहा है कि अच्छा इंडिया गठबंधन के पक्ष में सब समाज के लोग, सब पार्टी लोग एकजुट हो रहे हैं. बीजेपी इसको बार बार हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रही है. ऐसा देखने में कि कांग्रेस के लोग भी कुछ ऐसे बयान दे रहे बीच बीच में, जैसे सैम पित्रोदा ने बीच में बोला था, विजय वडेट्टीवार ने बोला. तो आपको लगता है कि जानबूझ के ऐसा बोला जाता है या मतलब अपरिपक्वता कहेंगे इसको? अब इन दोनों नेताओं के बारे में जो बात आपने की, इनके बयानों को लेके, ये तो उसका जवाब वही दे सकते हैं. पहली बात, कांग्रेस पार्टी उनके बयान से सहमत नहीं है. ये स्पष्ट तौर पर कांग्रेस हाईकमांड ने स्पष्ट कर दिया है. विजय वडेट्टीवार ने जो बयान दिया है किसी एक आईपीएस ऑफिसर की लिखी हुई एक बुक को कोट करके दिया है. वो उनका व्यक्तिगत भी बयान नहीं है, वो एक किसी बुक का कोटेशन है. दूसरी बात, कांग्रेस उस चीज से भी सहमत नहीं है. कांग्रेस पार्टी के प्रभारी ने, चन्नीथला जी ने स्पष्ट तौर पर कल प्रेस में कह दिया है कि उससे हम सहमत नहीं हैं. जहां तक शहीद करकरे साहब का सवाल है, उनका मान सम्मान करती है. उन्होंने इस देश के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए शहादत दी है और उसका हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं. तो वो बात अब खत्म हो गई है. उस बात पे बहुत बहस करवाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नया नया नैरेटिव सेट हो ताकि उनका जो 10 साल का फेलियर रहा है विकास का, उसके ऊपर पर्दा डाला जा सके. नसीम भाई, आप सिर्फ अल्पसंख्यकों के ही नहीं बल्कि उत्तर भारतीय समाज के नेता माने जाते हैं. तो ये जो परिस्थितियां बनी हैं, चाहे आपके कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, उत्तर भारतीय और अल्पसंख्यक दोनों एक हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं. और इसके साथ साथ आपने कहा कि जैसे कि टिकटॉक है, तो वहीं एमआईएम ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं और वहीं पर बहुजन वंचित आघाड़ी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं. तो इसका क्या असर होने वाला है, या आपकी पार्टी पर स्पेशली, जो आप दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम और उत्तर भारतीय समाज हमारे साथ है? आपने सही कहा कि मैं उत्तर भारतीय समाज मुझ पे विश्वास करता है, मेरे नेतृत्व पे विश्वास करता है. अल्पसंख्यक समाज मुझ पे विश्वास करता है, मेरे नेतृत्व पे विश्वास करता है. तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम इसीलिए तो किया कि चुनाव चल रहा है, उसके बावजूद अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने दोनों ही समाज की भावनाओं को उन तक मैंने पहुंचाया. और हमारे पार्टी हाईकमांड ने, पार्टी नेतृत्व ने उसको बहुत ही गंभीरता से उसको संज्ञान में लिया. ये हमारे लिए खुशी की बात है. एक बात. दूसरी बात, जहां तक आप एमआईएम की बात करते हैं, वंचित आघाड़ी की बात करते हैं, या और दूसरे दल जो खड़े हैं, देश में लोकतंत्र है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, उस पर कोई वाद विवाद नहीं हो सकता है. लेकिन इन सब लोगों का अस्तित्व क्या है महाराष्ट्र में, मुंबई में,
या इस देश में इनकी शिनाख्त, इनका आइडेंटिफिकेशन अब एक वोट कटुआ के तौर पर हो चुका है। वोटों का बंटवारा करो, और यही ये पिछले कई चुनाव में करते आए हैं। लेकिन इस चुनाव में चाहे वंचित अघाड़ी हो, चाहे MIM हो, कोई समाज उनको वोट नहीं देगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इनको कोई वोट देने वाला नहीं है, कोई समर्थन देने वाला नहीं। भरपूर प्रयास भी किया था आपने, या मैम वो तो छोड़ दीजिए, वंचित आघाड़ी को लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर कांग्रेस ने बहुत बड़ा, प्रकाश आंबेडकर इवन आपकी राहुल जी की सभा में शामिल हुए। इसके बावजूद पिछला चुनाव कई सीटों पर आप हारे थे वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से। तो आप कह रहे हैं सिर्फ वोट कटुआ क्यों, तो इसका असर नहीं पड़ेगा ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस समाज ने देखा है खुली आंखों से कि हम लोगों ने कितना प्रयास किया है, प्रकाश अंबेडकर जी का कितना मान सम्मान बढ़ाया है, उनसे कई दौर की बैठकें की हैं। उनकी जो क्षमता है महाराष्ट्र में, उनको जो समर्थन है महाराष्ट्र में, उससे ज्यादा सीटें हमने देने के लिए प्रस्ताव दिया। उसके बावजूद वो हमारे साथ नहीं आए। इस लड़ाई में, देश बचाने की, संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में वो हमारे साथ नहीं खड़े हुए। तो उस समाज ने खुली आंखों से देखा है कि किस तरह की राजनीति महाराष्ट्र में या इस देश में हो रही है। तो ऐसे लोगों को अब मुझे नहीं लगता है कि लोग विश्वास करेंगे, लोग अपने वोटों का गलत तरह से इस्तेमाल करेंगे। इस बार नहीं होगा। इस बार सीधे सीधे टक्कर और मुकाबला अगर है तो महाविकास आघाड़ी और यूपी में है, महाराष्ट्र में, देश में इंडिया गठबंधन और NDA में है। और इंडिया गठबंधन को पूरा समर्थन देश के हर वर्ग, देश के हर प्रदेश में भारी समर्थन दे रहा है। 4 तारीख को आप जब वोटों की गिनती होगी तो आप देखेंगे कि मोदी जी की सरकार को इस देश की जनता ने नकार दिया है। ये फैसला 4 जून को आएगा। आप सभी के ऊपर उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा भरोसा है, आप उत्तर भारतीयों के नुमाइंदे के रूप में देखे जाते हैं, और एक उत्तर भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने उनको अपना समर्थन दिया है। एक टाइम ऐसा था कि राज ठाकरे के लोगों ने, मनसे के लोगों ने उत्तर भारतीयों की पिटाई किया था काफी। आप इस मुद्दे को क्यों नहीं टैकल कर पा रहे हैं, क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? हम लोगों ने उठाया, जैसे ही मीटिंग हुई वैसे हमने प्रतिक्रिया दिया, हमने सवाल पूछा भारतीय जनता पार्टी से, क्या अब आप ऐसे दल के साथ समझौता करेंगे जिस पार्टी ने इस मुंबई और महाराष्ट्र की धरती पर उत्तर भारतीय समाज के साथ, उत्तर भारतीय समाज को मारा हो, पीटा हो, खुंचे वालों को, टैक्सी वालों को, उनको मान सम्मान किया हो, उनकी भावनाओं को आहत किया हो, उनको हीन भावना से देखते हो? सवाल हमने उठाया। आप ही के अखबार ने छापा, सभी अखबारों ने छापा है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना होगा और उत्तर भारतीय समाज इसका जवाब चाहेगा। उत्तर भारतीय समाज, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, ये जो उत्तर भारतीयों के नाम पर जो नेता हैं, ये उनकी भी जवाबदारी बनती है कि अपनी पार्टी से पूछें, मेरे समाज के साथ अन्याय अगर हो रहा हुआ, समाज को लगा और उनकी भावनाएं व्यक्त हुई, तो मैंने अपनी पार्टी के आलाकमान से सवाल किया, आंखों में आंख डालकर कि ये ऐसा हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे उत्तर भारतीय समाज के अलग अलग नेता हैं, काहे नहीं पूछते, क्यों नहीं सवाल करते? कब तक दरी बिछाते रहेंगे? उनको भी सवाल करना चाहिए समाज के लिए, अगर समाज का नेतृत्व करने का दावा करते हैं तो। सर, जिस तरीके से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, आप उस पर निराश थे, फिर आपको मनाया गया, तो कहीं ना कहीं आपको ये आश्वासन दिया गया है कि आने वाले राज्यसभा में यहाँ से मुस्लिमों को भेजा जाएगा। देखिए, फिर से मैं साफ करना चाहता हूं कि ना मैं निराश था, ना मैं उदास था, ना मैं नाराज था। हमारे समाज की, दोनों ही हमारे उत्तर भारतीय और अल्पसंख्यक समाज की जो भावना थी, वो मेरा कर्तव्य कांग्रेस के एक नेता होने की हैसियत से, महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य था और उस कर्तव्य का मैंने निर्वाह किया है और हमारा समाज भी उससे संतुष्ट हुआ है। और किसको क्या मिलेगा, कोई बार्गेनिंग किया जाए, कोई बैठ के कि ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इस तरह की राजनीति नसीम खान ने इस शहर में कभी नहीं की है, ना हमें करना है। मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। मैंने साफ पार्टी से कहा है
कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, ना मैं किसी पद की लालसा के लिए इन मुद्दों को उठा रहा हूं। ये समाज की भावना है, मेरा कर्तव्य है और पार्टी शीर्ष नेताओं तक उसको पहुंचाना। मैंने पहुंचाया, आपने उसको गंभीरता से संज्ञान में लिया, आपका धन्यवाद। और मैं पार्टी के चुनाव प्रचार में लग गया। नसीम भाई 370 कलम नरेंद्र मोदींनी भारताच्या अखंड एकात्मतेला धोका म्हणून त्याने हटवतो असं सांगितलं. काश्मीर वेगळा होणार होता तो आम्ही वाचवलं असं सांगितलं. आपल्या मॅनिफेस्टोमध्ये 370 पुन्हा लागू करण्यात येईल असं कुठेतरी चर्चा लोकांमध्ये आहे. हे कितपत सत्य आहे? कुठे दाखवा ना. नाही, याला जोडून फक्त की राम मंदिराचं सुद्धा आम्ही पुन्हा हे करू असं दोन्ही नाही. दोन्ही मुद्द्याच्या उत्तर देतो मी प्रश्नाच्या. आमच्या घोषणापत्रामध्ये अशा प्रकारच्या कुठलाही आश्वासन नाही. हा भारतीय जनता पक्षाच्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचा जो प्रोपगंडा तंत्र आहे प्रत्येक निवडणुकामध्ये जो असतो तो आहे. आपण 370 वर बोलले. मला एक सांगा, भारतीय जनता पार्टीने गेल्या 40-50 वर्षापासून, 50 वर्ष नाही, जनसंघ जेव्हा स्थापन झाली या देशामध्ये तेव्हा त्यांच्या बॅनरवर मी बघितला आहे, एक फोटो बघितलेला आहे की 370 हम हटाएंगे. माझा एक प्रश्न आहे, 370 काय आहे? 370 कलम कोणी आणला त्यावेळी? जम्मू काश्मीरमध्ये राज कोणाचा होता? जम्मू काश्मीर जेव्हा आपला देश स्वतंत्र झाला त्यावेळी जम्मू काश्मीरचे राजा हरिसिंग होते आणि वल्लभभाई पटेल आमच्या देशाचे प्रथम पंतप्रधान त्यांनी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी एक विचार मांडला की आपल्या भारत पाकिस्तान झाल्यानंतर भारत पाकिस्तानच्या सीमामध्ये बाजूला लागून आहे, म्हणून जम्मू काश्मीर भारतामध्ये राहिला पाहिजे, जेणेकरून आमच्या शेजार देश जो आहे तो आमच्यावर कुठल्याही प्रकारच्या अन्याय किंवा आमच्या विरोधात ताकदीने उभा राहू शकणार नाही, ही अशी प्रकारची काही कल्पना होती. म्हणून राजा हरिसिंगकडे प्रस्ताव गेला की जम्मू काश्मीर तुमचा जो राज्य आहे त्या भारतामध्ये तुम्ही विलय करा. त्यांनी कंडिशनल विलय केला. त्यांनी सांगितलं की नाही ठीक आहे, तिरंगा झेंडा राहील, परंतु त्याच्यासोबत आमच्या सुद्धा राज्याचा झेंडा राहील. हात कोणी टाकला? राजा हरिसिंगजींनी, जे राजा होते ते जम्मू काश्मीरचे, आणि त्याच्यासोबत आम्हाला विशेष दर्जा मिळाला पाहिजे. काहीतरी कायदा करा, कायद्यामध्ये अमेंडमेंट करा की बाहेरचे लोक येऊन आमच्या जम्मू काश्मीरची जागा विकत घेऊ शकत नाही, अशा प्रकारची त्या 370 कलमच्या माध्यमातून अट आहे. अटचे डिमांड कोणी केलं? राजा हरिसिंगजी, जे तिकडचे राजा होते. मंजुरी कोणी दिला? आमच्या देशाच्या त्यावेळचे पंतप्रधान, त्यावेळचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल साहेबांनी, जे लौह पुरुष आमचे आहे, त्यांनी मान्यता दिली. कारण आम्हाला गरज होती जम्मू काश्मीर भारतामध्ये विलय करण्याची. ते तडजोड करून त्यांनी केला. 370 आता मोदीजींनी हटवल्यानंतर काय झालं? ज्या जम्मू काश्मीरचे लोक जम्मू काश्मीरच्या 370च्या कायद्यानुसार ज्या टुरिस्ट स्पॉट जो आहे जम्मू काश्मीर सरकार त्यांना लीजवर देत होता, 370 हटवल्यानंतर ते लीजची डेट संपल्यानंतर ते महाराष्ट्राचे जे 2, 5, 10 देशाचे जे उद्योगपती आहे त्यांना विकण्याचं काम झालेलं आहे. जम्मू काश्मीरची जनताचा काय फायदा झाला? देशाची जनताचा काय फायदा झाला? मुठ्ठीभर जे उद्योगपती आहेत त्यांना फायदा झालेला आहे. हे दुष्प्रचार भारतीय जनता पक्षाचा आहे. 370 त्या जम्मू काश्मीर भारतामध्ये असला पाहिजे म्हणून त्यावेळी ती अट त्यांच्या सांगण्यानुसार झाला होता. आणि आमच्या सध्याच्या घोषणापत्रामध्ये 370 बाबत कुठली प्रकारची असं विषय नाहीये. हा एक. नंबर 2, आपण मुद्दा उपस्थित केला की जर काँग्रेस बिल्किस बानोच्या केस नाही, एक त्यांनी असं सांगितलेलं आहे, मी पण ऐकलेलं आहे, भाइयों और बहनों, जर काँग्रेसची सत्ता आली तर ते राम मंदिरचा जो आदेश आहे आणि राम मंदिर तोडून टाकणार किंवा काढून टाकणार असं काहीतरी त्यांनी सांगितलेलं आहे.
मला एक सांगा, बाबरी ताला लगाय बाबरी ताला लावणार म्हणजे वगैरे वगैरे जे काय ते नेहमी सांगण्याचं जे प्रोपगंडा करण्याचं जे सिस्टम आहे तशा प्रकारचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. मला एक सांगा, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे, केंद्रीय सरकारचे काय हस्तक्षेप आहे का त्याच्यामध्ये? त्या निर्णयानुसार तिथे मंदिराचं निर्माण झालेलं आहे. निर्माण करण्यासाठी या देशाच्या लाखो लोकांनी भावनेनुसार त्याच्यामध्ये डोनेशन दिलेलं आहे, देणगी दिलेली आहे. त्या देणगीच्या पैशाने तो भगवान रामाचा मंदिर निर्माण, भव्य मंदिर निर्माण झालाय. मोदीजींनी किती तिथे चंद दिलेला त्यांनी सांगावं. स्वतःच्या पॉकेट मधून, बँक अकाउंट मधून किती दिलेला आहे ते तरी देशाच्या लोकांना सांगावं ना. फक्त धर्माच्या नावाखाली मत घ्यायचं. जेव्हा जेव्हा निवडणुका येतोय तेव्हा तेव्हा फक्त निवडणुकामध्ये धर्माचा उपयोग करायचा. हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, लव जेहाद, लँड जेहाद, ओट जेहाद असा करत राहायचं आणि मत घ्यायचं. 10 वर्षाचे सांगा ना तुम्ही 10 वर्षामध्ये या देशासाठी काय केलं. आज लोक उत्तर मागतायत. प्रश्न आहे लोकांच्या देशामध्ये की बेरोजगारांसाठी काय केलं. महाराष्ट्रामध्ये आता 19,000 पोलीस कॉन्स्टेबलची भरती निघाली. निवेदन किती आले? 17 लाख 17 लाख निवेदन आलेले आहेत. निवेदन करता कोण आहेत? सीए आहेत, चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. म्हणजे बेरोजगारी आहे ना या राज्यामध्ये. कुठे आहे रोजगार? आणि मुंबईची कंपन्या, महाराष्ट्राची कंपन्या गुजरातात तुम्ही घेऊन जातायत का? मुंबई महाराष्ट्र तुम्हाला देशातून वेगळा करायचा आहे का? काय चाललंय? हा प्रश्न आज मराठी माणसाच्या समोर निर्माण झालेला आहे या राज्यामध्ये. प्रत्येक मराठी तरुण प्रश्न करतोय, डायमंड मार्केट का सुरतमध्ये गेली, का घेऊन गेले काँग्रेसनी? आमची सरकार होती, मी पालकमंत्री होतो, विलासराव देशमुख साहेब राज्याचे मुख्यमंत्री होते. बीकेसी मध्ये डायमंड मार्केट आम्ही बनवून दिला, आम्ही जागा दिली, हजारो लोकांना ते रोजगार उपलब्ध झाला. का सुरतमध्ये घेऊन गेले पंतप्रधान? याचं उत्तर दिलं पाहिजे. मराठी माणसाला रस्त्यावर वाऱ्यावर सोडायचं आहे का? हा मुंबई आणि महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांची धरती आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांची धरती आहे, फुले आंबेडकर शाहूची धरती आहे, प्रोग्रामी लोकशाही वाचवणारे राज्य आहे. इथे अशा प्रकारच्या चुकीचा निर्णय, चुकीचा कायदा, चुकीचं धोरण या राज्याची जनता सहन करणार नाही. नसीम भाई कंक्लूड करेंगे. एक शरद पवार साहब ने आज एक बयान दिया कि आने वाले दिनों में कुछ जो रीजनल पार्टी है वो उनका विलय कांग्रेस में हो सकता है. कैसे देखते हैं उनके इस पे? मैंने पवार साहब का बयान पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है पवार साहब ने किस संदर्भ में उन्होंने कहा है. देखिए, सबको आस कांग्रेस पार्टी से ही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी और एक प्रखर विचार रखने वाली पार्टी है. तो सभी ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश में मजबूत हो. कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा. तो अगर इस तरह का पवार साहब की सोच है या पवार साहब को राजनीतिक तौर पर ऐसा लगता है तो अच्छी चीज है. पवार साहब बड़े ही मंजे हुए नेता हैं, बड़े ही सम्माननीय नेता हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं हमारे. अगर उस तरह की उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और उनको ऐसा राजनीतिक तौर पर लग रहा है तो ठीक बात है. ये सबकी भावना है कि देश में नेशनल पार्टी जो है मजबूत होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आचार विचार थे वो मौजूदा सरकार 10 साल में उसको कहीं से भी खरी नहीं उतर रही है. तो संक्षिप्त में आप हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो वोटर्स हैं जो भी हैं उनको अपनी तरफ से जो क्या संदेश देना संदेश? मैं ये कहना चाहूंगा कि आज ये देश में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 3 चरण का चुनाव हो गया है. महाराष्ट्र में 4था और 5वां चरण का चुनाव बाकी है. देश में और 2 चरण के चुनाव बाकी हैं. इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, हम सारे लोग, कांग्रेस के सभी नेता, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों के सभी नेता मिलजुल कर इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं. देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, देश में भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले लोगों को हटाना चाहते हैं,
देश की तानाशाही को खत्म करना चाहते हैं, देश की महंगाई को खत्म करना चाहते हैं, बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं, नौजवान को बचाना चाहते हैं, उनके भविष्य को संवारना चाहते हैं। तो ये तमाम सारी चीजों को आपने भी 10 साल में देखा है, आप भी भुक्तभोगी हैं, आपने खुद सहा है। तो निकलिए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताइए, ताकि केंद्र में एक अच्छी सरकार बन सके, जो सरकार आप सबको न्याय दे सके और महाराष्ट्र जैसे प्रोग्रेसिव राज्य को की असीमता को बचाए रख सके और मजबूती से प्रगति की राह पर आगे ले जा सके। मैं अपनी तरफ से आप सबसे अपील करता हूं। और नवभारत अखबार के जो हमारे संपादक हैं, चीफ रिपोर्टर हैं, जितने भी नवभारत परिवार के लोग हैं, मैं उन सबको भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। उनसे भी अपील करता हूं कि हमारे देश का अखबार, मीडिया इस देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो उस चौथे स्तंभ की भी जिम्मेदारी है कि इस देश को बचाने में की लड़ाई में सही तरह से देश को न्याय मिले, उस तरह से काम आप करें। ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। धन्यवाद।